उन्होंने उसका सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। मतलब कमर में जो सूजन थी वो बिल्कुल इन्होंने उसका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। लेकिन तभी कुछ दिन पश्चात उसी साल 1715 में ही अक्टूबर का महीना था, तो उनको क्या हुआ, कमर में भयंकर दर्द हुआ। किसको? फर्रुखसियर को। अब फर्रुखसियर डर गया कि तुझे तो फिस्टुला हो गया। फिस्टुला मतलब एक फोड़ा होता है जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हम क्या बोलते हैं, रसोली। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रसोली। तो रसोली कहीं भी हो जाती है, एक प्रकार की एक गांठ होती है, ठीक है, फोड़ा होता है। तो भाई फर्रुखसियर डर गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशि शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर 3 विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? जैसे पॉलिटी हो गया, इतिहास और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ना नई व्यवस्था लेकर आए हैं। कुछ का मानना है कि जैसे हम जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, या कुछ भी हम जैसे पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे थे, तो इसमें जो कंटेंट मैं कराता हूँ, ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिवली तौर पे तो अगर हम देखा जाए तो वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाने में उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि अभी एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होगा, जो ये नई प्रक्रिया होगी, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट की तरह पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन में से कई सारे नए क्वेश्चन आपको तैयार मिलेंगे। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप एक क्वेश्चन के रूप में कई अन्य तरह के क्वेश्चन को सीख पाएंगे। ठीक है, और जो सेशन होगा पूरा वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए अब पढ़ाई की जो ये नई व्यवस्था है इसको थोड़ा बदलने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि एक प्रकार से ये एक नवाचार होगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला होगी वो क्रमबद्ध होगी, और आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से मैं उसको समझा पाऊँ। मुझे भी पूरी उम्मीद है, ठीक है, और आप भी पूरी मेहनत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि सभी एग्ज़ाम में वस्तुतः तो जैसे अभी फ़िलहाल यूपी पीसीएस और यूपी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें अगर आप इनको करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि आपको शुरुआत में थोड़ी देखने के लिए, मतलब जैसे आप थोड़ी देखते हो ना, उससे आपको सही से समझ में नहीं आएगा पूरा कंटेंट आगे क्या है और क्या रहस्य है उसके बारे में। अगर आपको ठीक से जानना है, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है, तो उसको आप एक बार पूरी देखा करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन होगा, सबसे पहले हमने जो क्लास की अब तक 4-5 क्लास हुई आधुनिक भारत के इतिहास में, वो कौन कौन सी रही हमारी, जैसे पुर्तगाली आ गए, उसके बाद डच, ठीक है, उनका पतन, यहाँ से वो कैसे गए, कैसे कैसे व्यापार उन्होंने किया, आदि सब कुछ उसमें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब चूंकि अंग्रेज आ गए, ठीक है, तो आज से हम जो कुछ पढ़ेंगे ना पूरे इतिहास में, आधुनिक भारत जो पूरा कंप्लीट करेंगे, उसमें हम इसी व्यवस्था के अनुरूप पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये नवाचार जो आज शुरू होने वाला है, आपको वो पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि यही रखा जाए या हम उस पहले वाली जो सिस्टम था हमारा पढ़ाने का, जो तरीका था, उसी पर आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ना तैयार किए हैं और मैंने उसको लिख लिए है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है भाई, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं। स्मार्ट बोर्ड पे क्या होता है, टीचर्स लोग क्या करते हैं,
उसमें तो क्लिक करते हैं और नया क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमारा क्या है, हमको तो मैनुअली लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैनुअली लिखेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुर्तगाली डचों के बाद ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश आए सबसे देर, लेकिन गए भी सबसे लेट में, सबसे देर में। ठीक है, सबका उद्देश्य था व्यापार करना। उसमें सबसे अलग हटके जो अंग्रेज थे, उनका उद्देश्य व्यापार करना तो था ही, लेकिन भारत में साथ ही साथ अपना एक निवेश स्थापित करके यहाँ पर साम्राज्य का स्थापना करना भी अंग्रेजों की नीति में सम्मिलित था। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन में, मिल्डेन हॉल, आपको ये करना है। ठीक है, मिल्डेन हॉल, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, और बी होगा एक रोल्फ फिच। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? आप अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, नोट करते जाइए। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी मेहनत के साथ इनको तैयार करके लाया हूँ, और एक एक क्वेश्चन जो है ना वो डीपली है। ठीक है, पूरी गहराई के साथ, जो आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा, और मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिल्डेन हॉल, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस और रोल्फ फिच। तो इनमें से कौन है? देखिए, इनमें से इसका सही आंसर जो है वो है मिल्डेन हॉल। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मिल्डेन हॉल कौन था? ये एक व्यापारी था, इसको इतिहास में दुस्साहसी व्यापारी बोलते हैं। ये एक व्यापारी था, और ये कब आया था भारत? यह आया था 1599 में। ठीक है, 1599 में, 1599 में भारत आया। तो इसने देखा, क्योंकि सबसे पहले जैसे जो भी विदेशी का कर्म जो लगा रहा भारत आने में, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसमें सबसे पहले क्या आता? वास्को डी गामा। उसने भारत के यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, मसाले और मतलब वस्त्रों का यहाँ पर क्या है, व्यापार किया जा सकता है। क्योंकि पूरब की ओर अधिक संपदा थी, धन संपदा भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और निर्यात के लिए यहाँ से जो मसाले थे, ठीक है, इनका भी सही तरीके से वहां पर निर्यात किया जा सकता था। ऐसे ही सब आई। फिर उसके बाद डच आए, डच में भी उनका कौन था, जो वो उनका पहला जो वहां पर नागरिक व्यापारी जो आया था वो था। ठीक है, जैसे वो कैवरेल था, मैंने बताया ना। उसके बाद अब अंग्रेजों में कौन आया था व्यापारी 1599 में? कौन था? मिल्डेन हॉल। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो था, ये कौन था? इसको इसको ब्रिटेन वालों ने भेजा था, ब्रिटेन के सम्राट ने। कहा? 1608 में ये कहां पर आया था?
सूरत में आता है, सूरत में आके रुका। और ये भी क्या करना चाहते थे, इन्होंने सबसे पहले फिर विलियम हॉकिंस को भेजा और ये भारत में सूरत के बंदरगाह पर 1608 में उतरा। फिर वहां से चलता है 1609 में और ये आगरा पहुंचता है। उस समय आगरा में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। कौन था? जहांगीर। और इसका जो मेन मकसद था वो था व्यापार के लिए छूट की अनुमति मांगना। ठीक है, जहांगीर से। तो जैसे ये 1608 में सूरत से आया, उसके बाद 1609 में आप पहुंचा जहांगीर के दरबार में। उस समय क्या था, भारत में पुर्तगाली चरम सीमा पे थे अपनी व्यापार करने की। ठीक है, व्यापार करने की उनकी इतनी उत्कंठा थी। अपना एक शिष्टमंडल तो परस्पर जहांगीर के दरबार में रखता था। वहां पर क्या रणनीति अपनाई जा रही है उस पर भी पूरी निगरानी रखते थे। उन्होंने देखा भाई ये तो ब्रिटेन वाले भी आ लिए, अब अगर ये आ गए तो ये तुम्हारा काम सब कुछ व्यवस्था सब ठप कर देंगे, तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने पूरा जोर लगा दिया कि जहांगीर उसको व्यापार की अनुमति ना दे। ठीक है, हालांकि अंततः जहांगीर दबाव में आ गया पुर्तगालियों के। और शुरुआत में हालांकि इसने 1609 में आज्ञा दे दी थी इसको, विलियम हॉकिंस को, क्योंकि इसकी जो मेन मकसद, जो मेन मोटिव इसका था, ये था कि मैं सूरत में हम एक अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, हमें कोठी खोलने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि भाई सम्राट था, सम्राट से लेनी पड़ती। लेकिन शुरुआत में हालांकि उसने दे दी, उसके बाद पुर्तगालियों ने पूरा दबाव बनाया। फादर पिनेरो को भी उन्होंने अपने उसके दरबार में भेज दिया कि आप इसको बिल्कुल मना करो। तो उसको फिर वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसको कैंसिल करने के बाद मना कर दिया कि भाई व्यापारी छूट की उन्होंने अनुमति उसको नहीं दी। 1611 तक वो रहा और 1611 में फिर वो 3 साल तक रहा, जैसे 8 में 3 तक 11 तक रुका। 3 साल बाद फिर वो वापस लौट गया। कहाँ? अपने देश। निराशा छा गई बहुत। उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार है, मतलब इन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिशों ने क्या किया सब, उसके बाद आया फिर कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन। तो यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। कैप्टन मिडल्टन कब आया? 1611 में। ठीक है, इसी के साथ में कौन था? कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट, इसी के साथ में था कैप्टन बेस्ट। विलियम हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो अंग्रेजों में निराशा छा गई और गुस्सा जो था चरम सीमा पर था कि पुर्तगालियों ने अपना षड्यंत्र दिखा दिया आखिरकार, और हमें व्यापारिक छूट की अनुमति प्रदान नहीं करने दी। अब सीधे इन्होंने क्या किया, सीधे पहुंचते हैं सूरत। ठीक है, सूरत में एक जगह है, सूरत में एक जगह है, नाम है स्वाली। स्वाली। वहां पर क्या था, पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी उस टाइम पे, तो क्योंकि पुर्तगाली एकमात्र व्यापारी थे यहाँ पर जो विदेशी थे। तो इन्होंने क्या किया, स्वाली के निकट, इसमें सूरत के निकट जो स्वाली है, यहाँ पर पुर्तगाली सेना के साथ इन्होंने युद्ध किया। जमकर जबरदस्त युद्ध हुआ। पुर्तगाली जहाजी जो बेड़े थे पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। क्योंकि हालांकि जहांगीर क्या था, दबाव में था पुर्तगालियों के। ठीक है, उस समय उसने देखा कि अंग्रेज जो है युद्ध कला में, युद्ध कौशल उनका सबसे अच्छा है, पुर्तगालियों से भी अच्छा है। ठीक है, तो वो उनसे खुश हो गया। इससे अंग्रेजों से खुश हो गया। तो उसने फिर 1613 में सूरत में पहली कोठी खोलने की अनुमति दे दी। पहली कोठी या पहली फैक्ट्री। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, अंग्रेजों को सन 1613 ईस्वी में सूरत में पहली कोठी खोलने की अनुमति
प्रदान की गई, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। पहली जो कोठी खुली वो कहाँ खुली? सूरत में। जहांगीर ने बाद में अनुमति दी, इस आप सूरत में एक अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए, और ये एक इनका स्थायी कारखाना था, स्थायी कारखाना। ठीक है भाई। हालांकि इससे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में एक कोठी स्थापित कर ली थी अपनी। कहां पर भाई? मसूलीपट्टनम में। ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, मसूलीपट्टनम में शायद आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा कि अंग्रेजों की जो एक पहली जो कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में भी थी, और इसको 1611 में खोला गया था। ठीक है भाई, 1611 में खोला गया था। लेकिन अंतर सिर्फ कितना है? अंतर सिर्फ इतना है कि सूरत वाली जो कोठी थी ये तो थी पश्चिम भारत की पहली कोठी जो अंग्रेजों ने खोली थी। आप इसको नोट डाउन करते जाना। सूरत में जो पहली कोठी खुली थी वो क्या थी? पश्चिम भारत की पहली कोठी। और मसूलीपट्टनम में जो कोठी खोली थी इन्होंने वो क्या थी? दक्षिणी भारत की पहली कोठी। वो क्या थी? दक्षिण भारत की पहली कोठी जो मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रारंभ में अंग्रेजों को कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई। प्रारंभ में अंग्रेजों को कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है आपका 5 वर्ष। तो बताइए, शुरू में जब अंग्रेज वहां से चले ब्रिटेन से, ठीक है, तो उन्हें वहां से कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी ब्रिटिश सम्राट ने? ठीक है, तो कितनी थी? 10, 15, 20, 5। आपका आंसर सही क्या होगा? 15 वर्ष। ठीक है, शुरुआत में देखो, महारानी विक्टोरिया उस समय क्या थी? महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी थी। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की जो सम्राट थे या महारानी थी वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की सम्राट थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना कब हुई? हुई 1600 ईस्वी में। तो क्या लिखेंगे साथी? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने एक चार्टर यानी कि एक अधिकार पत्र निर्गत किया ब्रिटिश व्यापारियों को। ठीक है, छोटे छोटे सभी ब्रिटिश व्यापारी मतलब सभी होते थे वहां पर, ये नहीं कि कोई एक अलग से कुछ टुकड़ी थी अधिकारियों की, ऐसा कुछ नहीं था।
जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने इच्छा जाहिर की और अपनी महारानी से आज्ञा ली कि हमें पूरब में व्यापार करने के लिए जाना है। तो इन्हें 1600 ईस्वी में 15 साल के लिए अनुमति दी थी महारानी विक्टोरिया ने। हालांकि उसके बाद जेम्स प्रथम आए। जेम्स प्रथम ये कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट जो विक्टोरिया के बाद में बने। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट ने अंग्रेजों को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जेम्स प्रथम जो थे ब्रिटेन के सम्राट थे, उन्होंने अंग्रेजों को अनिश्चितकालीन व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी कि आप कभी तक व्यापार करो, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है भाई, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जब तक चाहो तब तक आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो पता लग गया आपको इसका आंसर क्या है? आंसर होगा 15 की शुरुआत में इनको केवल 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी व्यापार करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप ना, मैंने जैसे बताया आपको, पॉज करके वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते जा सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको एक पीडीएफ भी दूंगा मैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वो आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने निदेशकों का समूह था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने निदेशकों का समूह था? आपके पास ऑप्शन है 20, 24, 15 या 22। तो बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने निदेशकों का समूह था? निदेशक क्या होते थे? ये थे डायरेक्टर, इनको बोलते हैं डायरेक्टर। क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, सभी शेयर होल्डर्स जो होते थे ना, उनकी एक सभा होती थी। जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो आपस में एक सभा करते थे और सभा में से ही अपने डायरेक्टरों को चुनते थे। चुनावी प्रक्रिया द्वारा उनके निदेशकों का चुनाव किया जाता था। ठीक है, और व्यापार के लिए आगे किया जाता था। तो इसमें जो निदेशक थे, डायरेक्टर जो थे, वो कितने थे? क्या बताएंगे आप? इसका सही आंसर है 24। ठीक है, कितने थे? 24। देखो, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इससे तो बड़ी डच की कंपनी थी। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि डचों की तुलना में ब्रिटिश कंपनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लिख लेना, ब्रिटिश कंपनी छोटी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको लिख लेना। डचों की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? छोटी थी।
डचों की जो कंपनी थी उसकी जो कुल पूंजी कितनी थी? 6500 गिल्डर। एक ये क्वेश्चन बन गया। 6500 गिल्डर उनकी क्या थी? कुल पूंजी थी। अच्छा, गिल्डर जो है वो नीदरलैंड की एक मुद्रा थी, ठीक है, उस समय तत्कालिक मुद्रा थी, जो अब तो 2002 में इन्होंने यूरो को अपना लिया, ठीक है। यूरो अब क्या है? नीदरलैंड की मुद्रा, ठीक है भाई। तो ये हो गया, नोट डाउन कर लेना इसको। चलो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। इनमें से कौन 1609 में मुगल दरबार या मुगल बादशाह, मुगल सम्राट से अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा? चार ऑप्शन है इसके, कौन कौन से? आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं। विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, सी है कैप्टन मिडल्टन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इनमें से कौन 1609 में मुगल सम्राट से अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा? आप पढ़ चुके हैं, बताइए कौन था? सही आंसर है आपका विलियम हॉकिंस। मैंने आपको बताया, विलियम हॉकिंस 1608 में सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर आके रुका। सूरत से उसको कहाँ जाना था? मुगल बादशाह के दरबार में, जो कि आगरा में था, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। वही उनकी उस समय की राजधानी हुआ करती थी। तो ये वहां पर गया और दरबार में ब्रिटिश सम्राट से दिए गए उपहारों को इसने पेश किया, जो 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। ये भी लिख लेना आप, 25,000 ये स्वर्ण मुद्राएं लेके गया, स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। ब्रिटेन के वो सम्राट ने पुरस्कार स्वरूप इसको दी थी कि आप जाना और जहांगीर को, सम्राट को क्या है, भेंट करना। तो जहांगीर उससे खुश हो गया था, ठीक है, और उसने बहुत ही आत्मीय सम्मान किया अपने दरबार में। लेकिन उस समय क्या था, उस समय पुर्तगाली थे, ठीक है, व्यापारी, और वे क्या हुआ, इससे ईर्ष्या करने लगे कि अगर ये यहाँ पर आ गए अंग्रेज तो हमें तो व्यापार करने देने की नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, पूरा दबाव बनाया, और पहले जहांगीर ने जो छूट प्रदान कर दी थी वो उसने फिर उसे वापस ले ली, और विलियम हॉकिंस को 1611 में अंततः वापस जाना पड़ा, वापस, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। और जो ये टॉमस रो था, ये कौन था? देखो, टॉमस रो भी, टॉमस रो कौन था? ये कोई ना तो व्यापारी था, ठीक है, ना कोई कैप्टन था, ये केवल क्या था, ये ब्रिटिश सम्राट उस समय जो थे ना, कौन थे? जेम्स प्रथम थे, बताया हमने आपको।
ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट का राजदूत नहीं, दूत कह लेंगे। टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था। ब्रिटिश सम्राट ने दूत के तौर पर टॉमस रो को भेजा था। टॉमस रो कब आता भारत में? यहाँ था 1615 में। एक क्वेश्चन ये लिख लेना, यहाँ से बन जाएगा। टॉमस रो भारत कब आया? यह था 1615 में। किस लिए भेजा? मेन मोटिव क्या था इसका? इसका उद्देश्य ये था कि जहांगीर से व्यापारिक संधि का ये प्रस्ताव लाया था कि हम आपसे व्यापारिक संधि करना चाहते हैं। ठीक है, उसी में इसकी जो व्यापारिक छूटें थी वो इसमें इंक्लूड थी। ठीक है, उसको भी ये प्राप्त करना चाहता था। हालांकि जहांगीर ने क्या किया, इसकी व्यापारिक संधि को तो कर दिया मना कि भाई हम तो इसको करेंगे। ठीक है, वो तो बिल्कुल उसने ठुकरा दी। और उसके बाद हालांकि ये व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, व्यापारिक संधि तो इसने मुगल बादशाह ने ठुकरा दी, लेकिन फिर भी उसके बाद इसने व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली मुगल बादशाह से। ठीक है, तो ये था। और कैप्टन मिडलटन को आप जानते ही हो, ये 1611 में आता। ठीक है, स्वाली के सूरत के निकट स्वाली में इसने युद्ध किया था पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वही है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने अभी बताया था आपको। ए ऑप्शन है मद्रास, बी है कलकत्ता, सी ऑप्शन है आपके पास मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है भाई, और डी ऑप्शन है आपका बंबई। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी की स्थापना कहाँ की गई थी? मैंने आपको पहले बताया था, ये की गई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये कब की गई थी? 1611 में। ठीक है, अच्छा मद्रास में की गई थी इनके 1639 में। ठीक है, ये कलकत्ता हो गया। कलकत्ता उस समय क्या था? कलिकता। कलिकता ये गांव था, तो कुछ 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बम्बई जो था ये उनको, ये पहले पुर्तगालियों के पास था। इसकी स्थिति जो इतिहास है इसका मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ अगले आगे क्वेश्चन में। चलिए, तो क्या था भाई? मसूलीपट्टनम क्या थी? दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूर्वी भारत में
पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है आपका बालासोर, और डी ऑप्शन है आपका हैदराबाद। ठीक है भाई, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो बताइए पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? पटना, हुगली, बालासोर, हैदराबाद। पटना कहां पर पड़ता है? बिहार में है, ठीक है, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। हुगली कहां पर है? बंगाल में है, ठीक है। बालासोर कहां पर है? उड़ीसा में पड़ता है। और हैदराबाद आपको पता है आंध्र प्रदेश में है। फिलहाल तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की क्या है? राजधानी। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। ठीक है, ये क्या है? राजधानी। तो पूरी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था भाई? आप बताएंगे। सही आंसर है इसका क्या है? बालासोर में। ठीक है, ये कब किया गया था? 1639 में किया गया था। ठीक है, और हुगली में किया गया था ये 1651 में। इन्होंने अपनी कोठी खोली थी हुगली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे पर कब लिया? अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे पर कब लिया? ए ऑप्शन है 1687, बी है 1640, सी है 1639 और डी ऑप्शन है आपका 1661। बताइए भाई, अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे पर कब लिया? पट्टे पर मतलब लीज पर, यानी कि किराए पर। क्या बोलते हैं इसको? लीज या किराए पर। मद्रास क्या था? ये एक बंदरगाह था, ठीक है, और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर जो भी आता था ना, मद्रास एक ऐसी जगह स्थित था, यहाँ से बैठकर ये दक्षिण के राजाओं की निगरानी भी करते थे कि कहाँ क्या रणनीति चल रही है। ठीक है, तो बताइए कब लिया था इन्होंने लिया पट्टे पर ये 1639। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? 1639। मद्रास उस समय विजयनगर के राजा का जो प्रतिनिधि था, विजयनगर जो साम्राज्य था ना, उनका प्रतिनिधि हुआ करता था। और वो कौन था? चंद्रगिरी था इसके, मतलब मद्रास में, यहाँ पर इसमें एक चंद्रगिरी जगह है, वहां का वो राजा था, उसी के पास मद्रास था। ठीक है, उसी के पास क्या था? मद्रास का संपूर्ण अधिकार था। तो मद्रास जो किसका था? वो चंद्रगिरी का राजा। ठीक है, तो अंग्रेज क्या गए? अंग्रेजों ने क्या किया? चंद्रगिरी के राजा के पास गए कि महाराज हमें ना मद्रास आप लीज पर दे दीजिए और इसके बदले हम आपको सीमा शुल्क दिया करेंगे उसका आधा। ठीक है, आपको हम आधा सीमा शुल्क जो 50% होगा वो आपको
दिया करेंगे, हमें यहाँ पर मतलब व्यापार करना है। तो उन्होंने क्या किया, दे दिया भाई ले जाओ, चंद्रगिरी के राजा ने कह दिया ले जाओ भाई, कर लो आप व्यापार कर लो, आधा सीमा शुल्क। उन्होंने एक छूट और प्राप्त की चंद्रगिरी के राजा से कि हमें यहाँ पर सिक्के डालने की भी अनुमति प्रदान की जाए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से सिक्के ढालने लगे, यहाँ पर सिक्के ढालने की भी इनको अनुमति मिल गई। ठीक है भाई, सिक्के ढालने की भी क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। लेकिन लालच बढ़ते देर थोड़ी लगती है, अंग्रेजों को आ गया लालच। सन 1640 का साल था, सन 1640 का साल था, और इन्होंने क्या किया, देव जो चंद्रगिरी का जो राजा था उसी पर हमला कर दिया। क्या कर दिया, उसी पर इन्होंने हमला कर दिया और इसको मद्रास को छीन लिया राजा से, और उस पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। और वहां पर इन्होंने एक किले का निर्माण किया था, याद रखना। किले का जो नाम इन्होंने दिया, किले का क्या नाम था उसके, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। वो कब हुआ था, वो कब्जा हुआ था 1640 में, और उसका नाम इन्होंने दिया उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहीं कहीं 1639 आता है, तो आप ध्यान रखना 1639 और 40, इसको दोनों को याद रखना। ठीक है, 1639 और 40 को दोनों को याद रखना। ठीक है, तो ये था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट ब्रिटेन के सम्राट नाम था उनका चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय। मैं लिख रहा हूं सेकंड की पुर्तगाली राजकुमारी से शादी होने पर ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पर, ऑप्शन क्या है इसके, शादी करने पर दहेज में क्या मिला, दहेज में क्या मिला। आपके पास ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, बालासोर, और डी ऑप्शन है आपका बंबई। तो बताइए ब्रिटेन के सम्राट उस समय क्या था, जेम्स प्रथम चले गए थे, उसके बाद फिर बन गए थे सम्राट ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पर दहेज में क्या मिला, ये आपके पास आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं मद्रास, कलकत्ता, बालासोर और बंबई। ठीक है, तो क्या था, देखिए ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने शादी की, और इनका जो वैवाहिक संबंध जो स्थापना करते थे भारतीय राजाओं की तरह प्राचीन भारत में, जैसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मुगल सम्राट बिंबिसार था, उसने भी शादियां की थी 3 रानियों से। ठीक है, उसमें जैसे कि पंजाब की शेमा थी, और लिच्छवी उसके शासक थी, चटक की बहन थी, और एक कौशल राज की पुत्री थी। तो उसने भी 3 विवाह की थी। तो इनकी जो वैवाहिक
रणनीति जो होती है उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है केवल राजनीति का यह एक भाग होता है। ठीक है, किसी संबंधित क्षेत्र पर राज्य करने या कब्जा करने के लिए ये क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि जो काम युद्ध से ना हो पाए वो मधुरता के साथ करा जा सकता है। तो ये भी इनकी भी एक रणनीति थी। और उस समय क्या था, पुर्तगाली भी यहाँ पर मतलब पूर्ण तरह से यहाँ से नहीं गए थे। ठीक है, 1600, हालांकि आगे 1632 में उसमें 1732 के आसपास उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया था। सॉरी 1633 में मुगल जो सेना थी उन्होंने इनको पराजित कर दिया था और उनको हुगली तक ही सीमित कर दिया था कि आप यहीं तक रहो। ठीक है, तो ये वैसे पूर्णतया वहां से गए नहीं थे, तब तक भी बंबई भी इनके पास था। तो इसका सही आंसर क्या है, बंबई। ब्रिटेन के जो सम्राट थे पुर्तगाली राजकुमारी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था, आपसे अगर नाम पूछा जाए, ब्रिटेन के सम्राट ने जिस पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की थी उसका क्या नाम था, कैथरीन। ध्यान रखना, कैथरीन। ठीक है, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से इन्होंने विवाह किया। तो विवाह के स्वरूप में दहेज दिया, पुर्तगालियों ने जो दहेज दिया ना, दहेज स्वरूप उनको बंबई दहेज में दे दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बंबई। फिर ब्रिटेन के सम्राट क्या करते हैं कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं क्या रखूंगा इसको, वहां पर तो हमारा वैसे औपनिवेशिक शक्ति है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक किराए पे छोड़ दिया, किराए पे दे दिया। और कितने किराए पर, केवल 10 पाउंड, केवल 10 पाउंड मामूली से किराए पर। ठीक है, या आप 10 पाउंड मामूली सा, मतलब जो किराया था थोड़ा ही था, वो भी 10 पाउंड के किराए पर इनको ये दे दिया। ठीक है भाई, तो ये था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का सुनहरा सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, किस राजा से, तो वे आपके पास ऑप्शन है चंद्रगिरी के राजा से, बी ऑप्शन है आपका गोलकुंडा के सुल्तान से, गोलकुंडा के सुल्तान से, फिर है मुगल सम्राट से, और डी है आपका गोविंदपुर के राजा से। तो बताइए, अंग्रेजों को स्वतंत्रता पूर्व व्यापार करने का सुनहरा जो फरमान था वो किससे प्राप्त होगा। आपका जो आंसर, सही आंसर है इसमें, वो है गोलकुंडा के सुल्तान से। ठीक है, गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने 1632 ईस्वी में
1632 में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा शाही फरमान जारी कर दिया कि आप हमारे क्षेत्र में आइए और स्वतंत्रता पूर्वक आप व्यापार कर सकते हैं एक शुल्क के द्वारा। ठीक है, कोई एक शुल्क था जो निर्धारित किया गया होगा, वो उस शुल्क पर आप क्या कर सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये था गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1639 में अंग्रेजों ने किलाबंद कोटे का निर्माण किया था जिसका नाम था, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या था वो, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने हुगली हुगली को कब लूटा। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा। आपके पास ऑप्शन है 1686, 1689, सी है 1717 में, और डी ऑप्शन है आपका 1691 में। बताओ भाई। अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने हुगली पर आक्रमण कर दिया। उस समय हुगली जो था वो मुगल सल्तनत के अंतर्गत आता था। ठीक है, वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था हुगली। तो हुगली पर वैसे उन्होंने, मुगल सम्राट ने कई जगह व्यापार करने की अनुमति दे रखी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, हुगली पर आक्रमण कर दिया और हुगली को इन्होंने लूट लिया। उसके बाद प्रक्रिया स्वरूप परिणाम ये हुआ कि मुगल सेना ने अंग्रेजों पर परस्पर जवाबी कार्रवाई की। ठीक है, जवाबी कार्रवाई में अंग्रेज हार गए और माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। इससे मुगल सम्राट से, उस समय कौन था मुगल सम्राट, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब से क्षमा याचना करने लगे कि हमें छोड़ दीजिए और हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तब औरंगजेब ने क्या किया, उनसे 1.5 लाख का उन्होंने हर्जाना लिया। ठीक है, और 1.5 लाख का अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ा, जुर्माना, किसको, औरंगजेब को। तब औरंगजेब ने इनको सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान कर दी कि अब आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हो बिना किसी सीमा शुल्क के। ठीक है भाई, तो ये था। चलिए अगला क्वेश्चन। मुगल सम्राट फर्रुख सियर, मुगल सम्राट फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल के अध्यक्ष। मुगल सम्राट फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल के अध्यक्ष कौन थे, ये इसने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, और इसके 4 ऑप्शन है। फ्रांसिस डे,
बी है आपका मॉन्सरेट, सी है जॉन सरमेन और डी है आपका कैरोन फ्रैंको। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था। बताइए, चार ऑप्शन है, फ्रांसिस डे मोंसरेट, जॉन सरमेन और कैरोन फ्रैंको। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, जॉन सरमेन। ठीक है, क्या है इसका, जॉन सरमेन। जॉन सरमेन अंग्रेजी शिष्टमंडल, एक शिष्टमंडल अंग्रेजों का, वो फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा कुछ विशेष व्यापारिक छूट और अनुमति प्रदान करने के लिए। ठीक है, कुछ अनुमति मांगने के लिए और कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त करने के लिए। अब वो गए, भाई फर्रुखसियर जो था मतलब अपनी नीति का पक्का था उस टाइम पे, और इन्होंने इनकी बात उस समय नहीं सुनी होगी। तो इसका जो अध्यक्ष जो था वो कौन था, जॉन सरमेन। अब इन्होंने क्या किया, दिमाग से काम लिया। इनकी जो टीम थी उसी में एक डॉक्टर था, सन 1715 में वो इनके साथ आया था। डॉक्टर का नाम था इनका विलियम सर्जन। इसकी एक दिलचस्प कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन इनका नाम था। तो ये क्या था, ये एक स्कॉटिश सर्जन था। ठीक है, स्कॉटलैंड का एक डॉक्टर था। ये कौन था, डॉक्टर, ये था सर्जन यानी कि सर्जरी करने वाला, और बीएमएस था। ठीक है, नहीं सॉरी, तो ये क्या था, एक सर्जन था। ठीक है, तो ये सरमैन जो था, जॉन सरमैन, इसके शिष्टमंडल का ये भी सदस्य था। उस समय फर्रुखसियर की कमर में सूजन आ गई, फर्रुखसियर की कमर में सूजन आ गई। तो 1715 में इसको बुलाया गया, किसको, विलियम हैमिल्टन को, क्योंकि इसने उसके जो सेनापति था तकारा खां, उसका भी इसने इलाज किया था। ठीक है, इसने पहले भी उसका इलाज किया था और वो बिल्कुल सही हुआ था। तो उसने बताया कि महाराज वो डॉक्टर जो है इन्हीं के उसमें है, अंग्रेजों के शिष्टमंडल में ही है, अंग्रेज जानते हैं इनका एक अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, और उसने मेरा इलाज किया और सफलतापूर्वक हो गया। उस टाइम बिल्कुल आधुनिक तरीके से इलाज किया। तो महाराज ने आदेश दिया कि बुलाया जाए। डॉक्टर साहब बुलाए गए, कौन, विलियम हैमिल्टन। उन्होंने उसका सफलतापूर्वक इलाज कर दिया, मतलब कमर में जो सूजन थी वो बिल्कुल इन्होंने उसका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। लेकिन तभी कुछ दिन पश्चात उसी साल 1715 में ही अक्टूबर का महीना था, तो उनको क्या हुआ, कमर में भयंकर दर्द हुआ। किसको, फर्रुखसियर को। अब फर्रुखसियर डर गया कि तुझे तो फिस्टुला हो गया। फिस्टुला मतलब एक फोड़ा होता है, जिसको बोलते हैं आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, रसोली। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रसोली। तो रसोली कहीं भी हो जाती है, एक प्रकार की एक गांठ होती है। ठीक है, फोड़ा होता है। तो भाई फर्रुखसियर डर गया कि तुझे तो फिस्टुला हो गया और अब बड़ी मुश्किल है, अब क्या होगा। तब इसने फिर विलियम हैमिल्टन को बुलाया। विलियम हैमिल्टन ने इनका फिर से सफलतापूर्वक इलाज कर दिया और फर्रुखसियर फिर से ठीक हो गई। ठीक है, तो औरंगजेब बादशाह जो है भाई बिल्कुल वो सॉरी फर्रुखसियर जो है बिल्कुल खुश हुआ। खुश होने पर उन्होंने इसको मुंह मांगा इनाम दिया। फर्रुखसियर की जो शादी होने वाली थी अजीत सिंह की जो लड़की थी, ठीक है, उससे वो शादी करने वाला था, और उसी के जो ये बीमार थे उस चक्कर में इनकी शादी टल गई थी, कई बार टली। फिर उसके बाद जब उसकी शादी होने वाली थी तब उसने विलियम हैमिल्टन को बुलाया अपनी शादी में, और इसको बहुत मतलब पुरस्कृत किया, इसको अवार्ड के रूप में। इसको पता है क्या क्या दिया, फर्रुखसियर ने एक हाथी दिया इसको, एक घोड़ा दिया, 5,000 रुपये नगद दिए इसको भाई, 5,000 रुपये नगद दिए इसको, और हीरो की हीरे मोतियों की माला दी। ठीक है,
और बहुत सारा और उपहार और सोने के सिक्के थे उसमें, देकर इसको पुरस्कृत किया। और उसने इच्छा जाहिर की हैमिल्टन से कि आप ना मेरे पास निजी चिकित्सक के तौर पर रह लीजिए, आपको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा, आप मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाइए। तब हैमिल्टन ने उस समय फर्रुखसियर की मांग को ठुकरा दिया और उसने कहा कि महाराज मैं तो फिलहाल अभी असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे क्या है यूरोप की यात्रा पूरी करनी है, अभी यूरोप घूम के आऊंगा वही तक, और उसके बाद मैं आपसे वचन देता हूँ आपको कि मैं आपका ही निजी डॉक्टर फिर बन जाऊंगा। फर्रुखसियर बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये फिर उसके बाद 1717 का साल था, ठीक है, 1717 का ही साल था। तभी फिर ये 1717 के साल में ही इनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। कहाँ पर? भारत में ही हो गई। ये बेचारा यूरोप भी नहीं घूम पाया, यूरोप में जा भी नहीं पाया, और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तब इसको कलकत्ता में ही दफनाया गया, कलकत्ता में दफना दिया गया। वहां पर जो चर्च यार्ड था, सेंट, वो एक किला था वहां पर, ठीक है, चर्च यार्ड में, वहीं पर इसको दफना दिया गया। तो ये इसकी कहानी थी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? मुगल सम्राट फर्रुखसियर शाही फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन सरमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन्हें मिलाकर जोब चारनॉक, इन्हें मिलाकर जोब चारनॉक ने कलकत्ता कलकत्ता की नींव रखी थी, कलकत्ता की नींव रखी। कहने का मतलब है कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो किन नगरों को मिलाकर की गई थी? आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं। सुल्तानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, बी है आपका बड़ौच, कर्नाथी, कासिम बाजार, सी ऑप्शन है आपका गोविंदपुर, गोविंदपुर स्वाली, सुल्तानाती, और डी ऑप्शन है आपका करिकल, हुगली, चिंसुरा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है आपका, इन्हें मिलाकर जोब चारनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी, कलकत्ता की नींव रखी थी। चार जो है, तीन गांव थे, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। सुल्तानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर, बड़ौद, सुल्तानाती, कासिम बाजार, गोविंदपुर, स्वाली, सुल्तानाती, करिकल, हुगली और चिंचुरा। बताइए। तो इसका सही जो आंसर है वो है भाई ए, ऑप्शन ए, सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। ठीक है, ये तीन नगर, ये जो थे ना बंगाल में तीन गांव थे, सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर।
उस समय हुआ क्या था, सन 1696 की बात है। सन 1696 में एक जमींदार था। पहले क्या थी, जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है। तो जमींदार जो होता था वो मतलब खेतों का आवंटन करता था छोटे किसानों को, और उन पर लगान के स्वरूप उनसे लगान लेता था, ठीक है। और जमीनों का जो आवंटन करता था, जमीनों का आवंटन उनसे लगान प्राप्त करना, तो ये काम किसका होता था भाई, जमींदार का होता था। और ये ऋण भी प्रदान किया करते थे, ठीक है, उनको लोन देते थे। तो बहुत ही मतलब बेकार और घटिया एक प्रणाली थी। उस समय किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो ये एक 1696 में ना एक जमींदार था, उसका नाम था शोभा सिंह। क्या था भाई, शोभा सिंह एक क्या था, जमींदार था। इसने वहां पर बगावत कर दी, इसने बगावत कर दी, क्योंकि उससे पहले 1690 में एक घटना घटी। 1690 में इब्राहिम खान ये बंगाल के नवाब थे उस समय। ये बंगाल का कौन था, नवाब था इब्राहिम खान। इसने इनको बुलाया, अंग्रेजों को आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ और व्यापार कर लो, हम आपको निर्मुक्त व्यापार करने की अनुमति देंगे, मुक्त व्यापार आप हमारे यहाँ कर सकते हो, ठीक। उसके बदले में कुछ इन्होंने शुल्क लिया, वो उससे सीमा शुल्क या कुछ भी वगैरह, तो वो इससे इन्होंने ले लिया और इनको आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हो। लेकिन 1696 में शोभा सिंह नामक एक जमींदार ने बगावत शुरू कर दी और पूरा हंगामा कर दिया। तत्पश्चात हुआ क्या था, अंग्रेजों ने सन 1698 में इसने बगावत कर दी। उसके बाद 1698 में एक नए उस समय नवाब बन चुके थे, नवाब का नाम था अजीमुशान, ठीक है, अजीमुशान नवाब थे। और इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ अपना एक संधि की प्रस्ताव दिया कि हम आपको 1200 रुपये दे रहे, ठीक है, और जमींदारी का जो अधिकार है वो भी हमें दे दीजिए। तो अंग्रेजों ने 1698 में, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना, 1698 में अंग्रेजों ने अजीमुशान से 1200 रुपये में जमींदारी व्यवस्था भी अपने पास रख ली, ठीक है, जमींदारी का अधिकार प्राप्त कर लिया, किससे, अजीमुशान से। तो ये आप इसको नोट कर लेना। और जमींदारी का अधिकार प्राप्त करने के बाद फिर वहां पर ये अपना निर्मुक्त व्यापार करने लगे। उसने इनको इन 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। कौन कौन से थे, सूताना थी, कलिका था, गोविंदपुर, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से जमींदारी अपनी चला सकते हो, यहाँ से लगान वगान जो भी हो आप वहां से संग्रहण कर सकते हो। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इन 3 गांवों को, सूतानाथी, कलिकाता और गोविंदपुर को एक किया, ठीक है। तीनों को एक करने के पश्चात वहां पर एक बस्ती की स्थापना कर दी और अपनी एक व्यापारिक कोठी बनाई, ठीक है। वो थी एक किलेबंद कोठी थी इनकी, और उसको इन्होंने नाम दिया कलकत्ता, जो आज के टाइम में क्या है, कोलकाता। हमारे आज के टाइम में क्या है, कोलकाता, उस टाइम था कलकत्ता, ठीक है। किलेबंद, अच्छा किलेबंद कोठी क्या होती थी, देखो अंग्रेज क्या करते थे, जैसे 1623 में उन्होंने सूरत की स्थापना की थी, सूरत में कोठी। 1623 में उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच, मतलब इसमें सभी में 1623 तक इन्होंने उनकी स्थापना कर ली। तो वहां पर किलेबंदी की भी इन्होंने सबसे पहले 1623 में सूरत में इन्होंने किलेबंदी की थी, सूरत की, ठीक है। तो ये किलेबंदी क्या होती थी, किलेबंदी के ना कई प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से, किलेबंदी का जो अर्थ है वो ये है कि जहां पर ये अपना कारखाना यानी कि फैक्ट्री स्थापित, फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ा कि वहां पर ये मशीन लगा रहे थे,
हम्म फैक्ट्री का मतलब ना तो ये है कि वहां पर ये मशीन लगा रहे, कारखाना लगा रहे बड़ी बड़ी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जगह होती थी, जैसे वहां पर किराए पे ले लेते थे, अनुमति प्राप्त कर लेते थे कि यहाँ पर सूरत में एक अपना एक गोदाम बना लेते थे, गोदाम। तो जो एक कोठी, ध्यान देना, कोठी, फैक्ट्री और कारखाना, तीनों एक ही रूप है, तीनों एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची, ठीक है। कोठी, फैक्ट्री और कारखाना तीनों एक ही नाम है। और ये क्या करते थे, उस जगह में अपना एक माल गोदाम रखते थे कि कोई व्यापार किया, माल भी तो रखने की जगह चाहती ना ना, तो ये माल अपना वहां पर रखते थे, उसको एक कोठी बोल देते थे। भाई व्यापार करके लाए और अपने देश में निर्यात करना उसका, तो एक ऐसी जगह चाहिए थी जो स्थायी तौर पर इनके रुकने के ठहरने के लिए हो। तो ये अपना व्यापार करके लाते थे और अपना वहां पर उसका संग्रहण करते थे वस्तुओं का। उसमें इनका गोदाम, कार्यालय यानी कि ऑफिस दफ्तर वगैरह, और जो अधिकारी लोग थे उनके आवास बने होते थे, ये तीन चीजें होती थी। तो किलेबंदी का अर्थ ये था, ये उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा था एक प्रकार का। या तो वहां पर दीवार खड़ी कर दो, ठीक है, दीवार, या उसके चारों तरफ जहां जहां इनका क्षेत्र है कारखाने का, उसके चारों तरफ एक खाई खुदवा दो, ठीक है, बहुत गहरी खाई खुदवा दो ताकि कोई इसमें अंदर घुसने ना पाए। या आप बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण कर दो, ठीक है। दुर्ग देखे आपने, दुर्ग होते थे जैसे, एक आपने देखा होगा मचान के तौर पे यहाँ पर एक सैनिक रहता था खड़ा हुआ, एक टावर के तौर पे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे तो, या अब तो फिलहाल ही है, तो पहले क्या होते थे, ये ऐसे ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे, मतलब एक प्रकार की हवेली टाइप, ठीक है। तो यहाँ खड़े हो गए सैनिक, ठीक है, यहाँ से पहरा दे रही, तो उसके चारों तरफ दुर्ग होते थे, वहां पर सैनिकों का पहरा रहता था, कोई भी उसमें आ जा ना सके, घुसपैठ न कर सके। तो ये इनकी किलेबंदी, और ये इन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी कराई। और सन 1700 ईस्वी में, सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता इनका एक पहला प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंसी और परिषद की इसमें इन्होंने स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता अंग्रेजों का सन 1700 ईस्वी में पहली प्रेसिडेंसी और परिषद बनी, ठीक है, जहां से ये अपना उपनिवेशीकरण कर सकते थे। और इसी में, ठीक है, इन्होंने इस जगह को इन्होंने क्या नाम दिया, फोर्ट विलियम, को भी आप लिख सकते हैं, फोर्ट विलियम। और आज का आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज है, शायद आज भी है, कलकत्ता में है, उसकी स्थापना भी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी भाई, देखो एक क्वेश्चन आ गया, इसको लिख लो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये की थी किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है भाई, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और कब की थी ये, सन 1800 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कलकत्ता है। तो ये फोर्ट विलियम नाम मिला था इसका, ठीक है। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था, चलो वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, वरना ज्यादा डीपली जाएगा तो अगले क्वेश्चन फिर रह जाएंगे, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, ठीक है, इतना आप इसको याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से, इनमें से कौन फोर्ट विलियम, कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट था,
इनमें से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? आपके पास चार ऑप्शन। जॉब चार्नो, बी है आपका चार्ल्स प्रथम, सी है चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, और डी है आपका मिडल्टन। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। ठीक है, जॉब चार्नोक, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स आयर और मिडल्टन। देखिए जॉब चार्नोक तो क्या था, उसने तो कलकत्ता की नींव रखी थी भाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और चार्ल्स प्रथम ने था नहीं इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है चार्ल्स आयर। ठीक है, मिडल्टन तो वह बाद में कैप्टन आया था। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? चार्ल्स आयर। ठीक है भाई, इसका प्रथम जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? चार्ल्स आयर। चलिए, बस थोड़े और क्वेश्चन और रहते हैं, आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन तो वही है, मैंने आपको बताया 1700 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा घोषित पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन सा था? आपने पढ़ा कि कलकत्ता था। ठीक है, चलिए आगे आती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसके बाद ही आते कौन? डेनिश आ गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है भाई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1616 में, बी 1620 में, सी 1698 या डी 1702 में। तो जल्दी बताइए कौन सा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? है डेनमार्क की थी। ठीक है, डेनमार्क जो देश है ये वहां की थी, और अंग्रेजों के बाद ये भी भारत आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन ये इतने सफल नहीं रहे, और इन्होंने मतलब व्यापार भी इतना यहाँ पर जम के नहीं किया। तो इसकी जो सही आंसर क्या है इसका क्वेश्चन का, ये हो गया 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में, आपको याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है बस। लास्ट क्वेश्चन है 1620 में ट्रेंकोबार, ट्रेंकोबार तथा 1676 में, 1676 में सेरामपुर, सेरामपुर बंगाल में फैक्ट्रियां किसने स्थापित की? किसने स्थापित की? आपके पास ऑप्शन है 1620 में ट्रेंकोबार तथा 1676 में सेरामपुर में फैक्ट्रियां किसने स्थापित की? आपके पास ऑप्शन है डेनिश, बी ऑप्शन है अंग्रेजों ने, सी है फ्रांसीसी, और डी है पुर्तगाली। तो किसने की भाई? 1620 में ट्रेंकोबार तथा 1676 में
श्रीरामपुर बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की किसने की थी? डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। कौन थे वे थे डेनिश। डेनिशों की दो ये फैक्ट्रीज थी जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1620 में इन्होंने ट्रेंकोबार में, जो दक्षिण भारत में पड़ता है, और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? श्रीरामपुर में, जो आज का श्रीरामपुर भी बोला जाता है, ठीक है, इसमें दो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी डेनिशों ने की थी। ठीक है, उसके बाद ये इतने सफल नहीं हो पाए। ठीक है, और अपनी जो कोठिया थी, सब कुछ अपनी जो पूंजी थी जितनी, यहाँ की कोठिया फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर अपना वापस चले गए थे। ठीक है, तो ये कौन थे भाई? डेनिश। ठीक है, कौन थे? डेनिश। तो ये थी आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। और पढ़ाने का जो ये तरीका है, क्वेश्चन आंसर लिखवाने के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बनाना और उसको समझाना कहानी के तौर पर, ये आपको जो तरीका है ये आपको शायद पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हमें हमारा जो ये आज का पढ़ाया हुआ, तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कृपया अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आगे की जो इतिहास की अगली जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। नमस्कार।